हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी अर्थशास्त्र की ऑनलाइन क्लासेस में। तो बच्चों चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। आज हम मैक्रो में जो हमने चैप्टर 4 शुरू किया था उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। जो पिछली वीडियो थी उसमें मैंने आपको कुछ याद करने के लिए कुछ होमवर्क दिया था। अगर आपको वो याद है तो चलिए उसकी एक बार रिविजन करते हैं। मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ से अगर हमें नेट पर जाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का यूज़ करेंगे। ग्रोथ से नेट या नेट से ग्रोथ के लिए किसका यूज होगा, डेप्रिसिएशन का। अगर ग्रोथ से नेट पर जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे, और अगर नेट से ग्रोथ पर जा रहे हैं तो डेप्रिसिएशन को हम प्लस करेंगे। ठीक ऐसे ही डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए हम नफिया, नेट फैक्टरी इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से शुद्ध साधन आय का प्रयोग करेंगे। अगर हम घरेलू से राष्ट्रीय पर आना चाहते हैं तो हम नफिया को जोड़ देंगे, और अगर हम नेशनल पर है और हमें डोमेस्टिक पर जाना है तो हम उसे प्लस कर देंगे, प्लस नफिया। तीसरी चीज जो मैंने बताई थी वो बताई थी मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बारे में। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के लिए हम निट का यूज करेंगे, NIT। अगर हम मार्केट प्राइस पर हैं और हमें फैक्टर कॉस्ट पर जाना है तो हम क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे निट को। और अगर हम फैक्टर कॉस्ट पर हैं और हमें जाना है मार्केट प्राइस पर तो हम निट को प्लस कर देंगे। और मैंने आगे बताया था कि ये डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये नफिया क्या होता है और ये निट क्या होता है, ये हम अपनी आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डेप्रिसिएशन। जो डेप्रिसिएशन है उसे हम हिंदी में बोलेंगे अचल पूंजी का उपभोग। डेप्रिसिएशन के हिंदी में बहुत सारे नाम हैं, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वो नाम कौन कौन से हैं। तो मैंने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं। पहला नाम है अचल पूंजी का उपभोग, या स्थायी पूंजी का उपभोग, या मूल्य ह्रास, या घिसावट है। तो इस तरह के कई सारे नाम, ये सभी नाम आपको याद रखने हैं। अचल पूंजी या स्थायी पूंजी का उपभोग, मूल्य ह्रास या घिसावट है। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल और डेप्रिसिएशन। अधिकतर जो डेप्रिसिएशन है इसी शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। तो ये होता क्या है, तो इसके लिए मैं आपको बताऊंगी कि जो अचल पूंजी का उपभोग या जो डेप्रिसिएशन होता है इसके अंदर तीन चीजें होती हैं। पहली सामान्य टूट फूट, दूसरी अनुमानित आय प्रचलन, और तीसरी चीज है आक्षेप हानि। सामान्य टूट फूट यानी कि नॉर्मल वियर एंड टियर, हम एक एक करके इनको समझेंगे ये क्या होती है। सामान्य टूट फूट या नॉर्मल वियर एंड टियर का मीनिंग क्या होता है कि जब भी हम किसी चीज का उपयोग करते हैं, जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं नेशनल इनकम की कैलकुलेटिंग कैसे करते हैं, तो जब राष्ट्रीय आय की गणना करेंगे तो एक साल के दौरान, एक वित्त वर्ष के दौरान हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं। तो उस एक साल के दौरान अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होता है उस उत्पादन के लिए जितनी मशीनरी का उपयोग किया जाता है, मशीनों का उपयोग किया जाता है, जितने भी हमारे यंत्र हैं या बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, उन सभी का हम प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम किसी चीज का प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर कुछ घिसावट आती है, कुछ टूट फूट आती है। वही घिसावट, वही टूट फूट क्या कहलाती है, सामान्य टूट फूट या नॉर्मल वेयर एंड टियर। आप सभी को पता है हम एक गाड़ी का भी प्रयोग करते हैं तो गाड़ी के अंदर घिसावट तो जरूर आएगी। कोई भी मशीन है अगर हम उसका प्रयोग करेंगे, उसको यूज करेंगे तो उसकी कीमत के अंदर भी कमी आएगी, उसकी जो उसके पुर्जे वगैरह हैं उन सब के अंदर घिसावट आएगी। तो उसी को हम क्या कहते हैं, नॉर्मल वियर एंड टियर, वो सामान्य टूट फूट कहते हैं। हम ये देखते हैं कि एक साल के दौरान जब किसी चीज का प्रयोग किया जाता है तो उसका हम ये अनुमान लगाते हैं कि एक साल के दौरान जब हम किसी चीज का प्रयोग करेंगे तो कुछ न कुछ उसकी कीमत में कमी आएगी, कुछ न कुछ उसमें टूट फूट आएगी, कुछ न कुछ उसके अंदर घिसावट आएगी। उसे ही हम नॉर्मल वियर एंड टियर बोलते हैं। शब्द आपको थोड़े से भारी भरकम लगेंगे लेकिन इनके मीनिंग बहुत ही आसान है। दूसरी चीज जो होती है डेप्रिसिएशन में वो होती है अनुमानित अप्रचलन। हिंदी में अनुमानित यानी कि जिसके बारे में हमें पता नहीं है हम उसका अंदाजा लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे। अप्रचलन यानी कि जो चीज चलन में नहीं है, जिसका अब ट्रेंड नहीं रहा, जो अब ट्रेंड में नहीं है, अनुमानित अप्रचलन। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फोर्सिंग ऑब्सोलिसेंस। तो क्या होते हैं फोर्सिंग, यानी कि हम फोर्सिंग यानी कि जिसके बारे में हमें नहीं पता है, हम अंदाजा लगा रहे हैं। अनुमानित अप्रचलन क्या होता है कि हम ये मान कर चलते हैं कि कोई चीज अब ट्रेंड में है लेकिन हो सकता है कुछ समय के बाद वो ना हो। कई बार जो अनुमानित अप्रचलन है वो यहाँ पर टेक्निक के सेंस में यूज किया गया है कि कई बार टेक्निक जो होती है, अब जो वर्तमान में टेक्निक है, आगे हो सकता है कोई और अच्छी बेटर टेक्निक आ जाए। आप उदाहरण देखते हैं जैसे ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बहुत पहले था, लेकिन क्योंकि अब टेक्निक बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई है तो अब उसकी जगह पर पहले कलर टीवी आया, फिर LCD LED और आगे कितना बढ़ गया। ठीक ऐसे ही अगर हम मोबाइल फोन का लें तो टेक्निक के
कारण ही, पहले हमारे पास छोटे कीपैड वाले फोन्स होते थे और अब टच स्क्रीन है और भी आगे, तो ये सब क्या है, टेक्निक की वजह से। तो तकनीक के कारण जो प्रचलन में चीज नहीं रहती या जिसका ट्रेंड खत्म हो जाता है। तो पहली चीज डेप्रिसिएशन में क्या होती है, नॉर्मल वेयर एंड टियर, सामान्य टूट फूट, यानी कि जो इसके कारण उस वस्तु की कीमत में या मशीनरी की कीमत में कमी आती है। दूसरी चीज अप्रचलन के कारण या ऑब्सोलेंसेस के कारण जो क्या होता है कि भाई वो चीज ट्रेंड से आउट हो जाती है। टेक्निकल शब्द का यहाँ पर अधिकतर प्रयोग किया जाता है कि ड्यू टू चेंज इन टेक्निक वो चीज जो है ट्रेंड में नहीं रहती, तो उसे हम क्या कहेंगे, अनुमानित अप्रचलन या फोर्सिंग ऑब्सोलेंसेस कहते हैं। तीसरी चीज इसके अंदर क्या होती है, आकस्मिक हानि या एक्सीडेंटल डैमेज। एक्सीडेंटल डैमेज आप सभी को पता है, एक्सीडेंटल तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो इन तीनों चीजों को मिलाकर कि भाई एकदम से कोई दुर्घटना हो जाए, दुर्घटना में कोई मशीनरी भी टूट फूट सकती है और कोई बड़ी जान माल की हानि भी हो सकती है, तो ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनती हैं, डेप्रिसिएशन बनता है। इन तीनों चीजों को जब हम प्लस कर देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाएगा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास क्या होता है, जिसके अंदर सामान्य टूट फूट, अनुमानित अप्रचलन और आकस्मिक हानि, ये तीनों चीजें इसके अंदर होती हैं। और ये मैंने आपको बता दिया कि जब हम ग्रोथ करते हैं तो उसके अंदर सकल के अंदर ये सारी चीजें होती हैं, सामान्य टूट फूट भी होता है, फोर्सिंग ऑब्सोलेंसेस भी होती हैं और एक्सीडेंटल डैमेज भी होता है। लेकिन जब हम नेट की बात करते हैं तो हम इन सभी को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास नेट बच जाता है। दूसरी चीज हमने नफिया के बारे में पढ़ा। नफिया यानी कि जिसे हिंदी में कहेंगे हम विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय, बहुत लंबा नाम है, विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय। इंग्लिश में भी काफी बड़ा नाम है, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसीलिए मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में NFIA, और बोलने में भी आसानी रहे नफिया हम इसको बोलेंगे, NFIA नफिया। तो क्या होता है विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय? आप सभी को पता है कि हमारे देश के जो निवासी हैं वो दूसरे देशों के अंदर जाते हैं पैसे कमाने के लिए, नौकरी करने के लिए। ठीक वैसे ही जो दूसरे देशों के निवासी हैं वो हमारे देश के अंदर भी आते होंगे ऐसे ही पैसा कमाने के लिए। तो जब हम नेशनल इनकम की गणना करेंगे, राष्ट्रीय आय को जब हम मापेंगे, तो उस समय हम उन्हें भी शामिल करेंगे। राष्ट्रीय को शामिल करते टाइम हमें इसका यूज करना है, डोमेस्टिक के अंदर हम इसे शामिल नहीं करते। तो ये कैसे निकालेंगे हम इसको, हम इसके लिए दो चीजें देखेंगे कि हमारे देश के निवासियों ने दूसरे देशों के अंदर कितना कमाया और दूसरे देश के निवासियों ने हमारे देश में कितना कमाया। अगर हमारे देश के निवासियों ने दूसरे देशों में कितना कमाया पहले हम बोलेंगे, और उसमें से जो दूसरे देश के निवासियों ने हमारे देश में जो कमाया है उसे हम माइनस कर देंगे, तो वो हमारा क्या आ जाएगा, नफिया आ जाएगा। अब दो चीजें हो सकती हैं, ये भी हो सकता है कि हमारे देश के निवासियों ने दूसरे देशों में अधिक कमाया। मान लिया हमारे देश के निवासियों ने दूसरे देशों के अंदर 200 करोड़ कमाए और दूसरे देश के निवासियों ने हमारे देश के अंदर 150 करोड़ कमाए, तो 200 माइनस 150 50 जो है वो नफिया हो जाएगा। लेकिन इसका उल्टा भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि हमारे देश के निवासियों ने 150 करोड़ कमाए दूसरे देशों के अंदर और दूसरे देश के निवासियों ने हमारे देश में 200 कमाए, तो फिर माइनस नफिया हो जाएगा। माइनस के नफिया जो भी आएगा हमारा वो माइनस का होगा। और जब हम यहाँ प्लस करेंगे इसको, तो प्लस माइनस ये जब आगे हम सवाल करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ आपको सिर्फ इतना समझना है कि विदेशों से शुद्ध साधन आय होती क्या है। हमारे देश के निवासियों ने दूसरे देशों में कितना कमाया वो, माइनस दूसरे देश के निवासियों ने हमारे देश में जितना कमाया वो, उसे कहेंगे हम नफिया, नेशनल फैक्टर इनकम फ्रॉम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सॉरी, ये नेट आएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट आएगा। और दूसरी चीज क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। ध्यान यहाँ पर नेट, आपको इसको इसे पक्का कर लीजिए कि नेट है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट तो तभी आएगी ना जब हमने जो कमाया बाहर और हम बाहर के लोगों ने हमारे देश में कितना कमाया, उसका जो डिफरेंस होता है तो उसे हम नेट कहेंगे, शुद्ध कहेंगे। तीसरी चीज शुद्ध अप्रत्यक्ष कर, जिसका प्रयोग हमने कब किया, जब हमने मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच की जब बात होती है तब हम NIT का प्रयोग करेंगे। तो NIT हिंदी में होता क्या है, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर। इंग्लिश में बोलेंगे हम इसको नेट, I फॉर इनडायरेक्ट टैक्स, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होती है, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, एक इनडायरेक्ट टैक्स और दूसरी आर्थिक सहायता। आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडीज। तो जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर देंगे तो वो हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स आ जाएगा, नेट आ जाएगा। और जब अगर हम बाजार कीमत पर हैं तो बाजार कीमत के अंदर इनडायरेक्ट टैक्सेस शामिल होती हैं।
इसलिए जब बाजार कीमत से हम शुद्ध साधन लागत पर जाते हैं तो हम NIT को शुद्ध अप्रत्यक्ष कर को माइनस करते हैं, और जब हमें फैक्ट्री कॉस्ट से बाजार कीमत पर जाना होता है तो हम उसको प्लस करते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से काफी रहेगा। इसके बाद एक वीडियो और बनाएंगे हम, जिसके अंदर जो हमारे जितने भी कंसेप्ट हैं, GDP एट फैक्टर कॉस्ट, GDP एट मार्केट प्राइस, GDP और NDP और इस तरह से हमारे कई सारे कंसेप्ट बनेंगे, एक बार उनको करके देखेंगे। आज के लिए इतना काफी हो गया है, और जो उस अगली वीडियो के बाद जो वीडियो बनेगी उसके अंदर फिर हम जो नेशनल इनकम निकालने की हमारी तीनों विधियां हैं एक एक करके हम उन्हें करेंगे और उनके ऊपर बेस्ड सम्स करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।